हमारे पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह का नाम, लोग हमें करोड़पति समझते हैं, तो हम सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, पास कुछ नहीं। ये चम्मच सर उसी रेडी का एक हिस्सा है। तो ये टूट जाता था, मेरे वाले साहब कहते थे यार इसको टांका लगवा लो, मैं कहता थी जी नया ले लें, वो कहते यार महंगा आता है। तो माली हालात उस वक्त नहीं थे, पैसे की फरामानी नहीं थी, तो हम बार बार इसको टांका, मैं कहता था यार ये गुम हो जाए। सर वो रेडी मेरी इबादत है, मेरा इश्क है, मैं उसको मस्जिद के बाद सबसे पकीज़ा और मोहतरम एहतराम वाली चीज़, जिससे मैंने पकीज़ा रिज़्क़ कमाकर अपने बच्चों को खिलाया, अपनी वालदा की खिदमत की। अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मियां नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से। आज की जो स्टोरी है, आज की जो कहानी है, बहुत ही मज़ेदार और इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। एक ऐसी कहानी जो एक साइकिल से सफ़र शुरू हुआ और माशाल्लाह कोई मल्टीपल ब्रांचेस में बिज़नेस शिफ्ट हो चुका है। ये कुल्फ़ी का बिज़नेस था जो लाहौरी कुल्फ़ा के नाम से जाना जाता है। तो आज उसके जो ऑनर, जो उसके बानी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलते हैं राना आज़र साहब की तरफ, फिर इनसे प्रॉपर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, इनसे इनकी सारी स्ट्रगल, इनके सफ़र के बारे में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अभी बताइएगा स्ट्रगल स्टार्ट कैसे हुआ, एक साइकिल से शुरू होकर माशाल्लाह ब्रांचेस तक पहुंच गए, कैसे? जी, आप सब पहले नंबर पर मैं आपका और आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। और ये जो मामलात रिज़्क़ के होते हैं, ये तो अल्लाह के पास होते हैं, ये उसकी तकसीम होती है। आपकी जो कोशिश और सही होती है, असल में वो काबिल ज़िक्र होती है और दूसरों के लिए मोटिवेशन होती है। अगर मैं अपनी कामयाबी या मैं अपनी किसी बड़ाई की बात करूँगा तो वो पर्सनल नहीं होगी, बल्कि आने वाली नस्लें और मौजूदा नस्लें, नौजवान बच्चों के लिए एक मोटिवेशन होगी। आम तौर पर मसला ये है कि हमारे यहाँ फुकदान है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो फूड में नहीं आते हैं। अब तो ट्रेंड बन रहा है आस्ता आस्ता, लेकिन वो जैसे हमारा नान भाई है, जैसे हमारा दही बल्ले वाला है, जैसे हमारा गोश्त वाला है, जैसे हमारा बावर्ची है, अच्छा ये क्वालिफाइड लोग इस तरफ काम आते हैं। तो मुझे जो इसकी ब्लेसिंग मिली वो मेरे वाले साहब ने मुझे तालीम दी, तो उसकी वजह से एक जब पढ़ा लिखा बंदा खाने पीने में आएगा, जिसको पर्सनल हाइजीन का पता है, जिसको ये पता है गुनाह सवाब का, वही बंदा अच्छा काम करेगा। तो एक चीज़ ये भी मेरे अच्छे कैरियर में, कामयाबी में गोया एक हैसियत रखती है। जो साइकिल का सफ़र आपने बताया तो वो बिल्कुल आपने सही बताया। हमारे बुज़ुर्ग शिफ्ट हुए थे, बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो तो अमृतसर से शिफ्ट हुए, तो हमारे जो बुज़ुर्ग वाले साहब हैं वो शाहकोट फैसलाबाद से, वो ज़िम्मेदार थे। तो वो वक्त के साथ साथ फिर आपको पता है कि ज़िम्मेदारी मुश्किल होती गई और जिस जगह तकसीम होती हैं, तो उन्होंने फिर लाहौर का रखते सफ़र बांधा और यहाँ पर आके वो ज़िम्मेदारों को एक मज़दूरी, तो ज़ाहिर शहर में कुछ करना था, तो उस दौर में उन्होंने साइकिल पे ये चीज़ इसी तरह का वो मज़दूरी करनी शुरू कर दी गोया उस दौर में। अब जब मैं थोड़ा सा, मुझे मेरे वाले साहब का ये शौक़ था कि आपने पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है। मेरा शौक़ है कि मेरे लिए दिन रात उन्होंने मेहनत की। जब मैं मैट्रिक में गया तो मुझे इदराक हुआ कि यार मुझे अब वाले साहब के लिए क्या करना है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ता गया वैसे वैसे अपने कारोबार को मैं चेंज करता गया और मुझे पता चला कि इसमें चीज़ों में क्या डालना है। एक तो हमें वालिदैन बुज़ुर्गों की तरफ से ईमानदारी का दर्स मिला, एक नाप तोल पूरा करने का दर्स मिला और एक शदीद मेहनत का दर्स मिला। इन तीनों चीज़ों ने अल्लाह ने हमें इतनी इज़्ज़त अता फ़रमाई है कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितना रिज़्क़ हमारा आसान है, अल्लाह सबका आसान फरमाए। आमीन। तो वक्त के साथ ज़ाहिर है तालीम आपके इदराक खोलती है। हाफ़िज़ साहब, बुनियादी तौर पर आज का जो नौजवान है वो इतना डिप्रेस है कि उसे नौकरी नहीं मिलती, या वो इतना परेशान है कि भाई उसकी मर्ज़ी का उसको काम नहीं मिलता। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद या अपने शोबे में काम करने के बाद उसको चाहिए कि वो तिजारत में आए, वो बिज़नेस में आए, वो काम करे, या किसी भी काम को जो भी वो करना चाहता है। ज़ाहिर जॉब्स भी तो दुनिया में ख़त्म नहीं होने वाली, तो वो जितनी भी काम करे वो ईमानदारी से करे और दिल जमाई से करे। सर, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? मैं बड़ी मुश्किल है, आज के नौजवान को तो शायद यकीन ही ना आए कि सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के तो वो हम अपना वो जो मटेरियल था कुल्फ़ी का जो होता है उसको ख़रीदना और वो बनाना, तैयार करना और स्टॉल तैयार करना और उसको एक किलोमीटर दूर जाके सड़क पे खड़ा करके, वाले साहब खड़ा करके मैं स्कूल चला जाता था और स्कूल से वापस आके फिर उनको रात गए तक प्रोटेक्शन देना, वो लाइट जलाना और उसको धकेल के ठेले को, जो आज गधा गाड़ी नहीं खींच सकती, इतना सामान उसको घर लेकर आना और तालिब इल्म के तौर पर रात को अपना काम करके सोना।
तो वो शदीद मेहनत जो है ना, वो आज के दौर में तो है ही नहीं, लोग सो के जल्दी नहीं उठते, तो अर्ली इन द मॉर्निंग तो नौजवान हमारे पीछे ही इस वजह से गया कि वो सुबह गंवा देता है अपनी। तो वो हम फजर के वक्त, वलियों वाले वक्त पे उठते थे और वो मेहनत करते थे। और उसके दौरान हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल भवानपुरा से मैट्रिक किया और इस्लामी रेलवे रोड कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की और पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने इंग्लिश किया। सुनने में आता है कि आपने अपनी शादी के बाद अपनी मिसेज को पढ़ाया। जब मेरी शादी हुई तो मैं उस दौर में ट्यूशन भी पढ़ाता था। आपने कहा कि मल्टी बहुत सारा मेहनत चल रही थी। तो जब मतलब मेरी शादी हुई तो मेरी मिसेज ज़रा, एक होता है कि उनके जहन में था कि ये ज़्यादा पढ़े हैं, वो कम पढ़ी हैं, तो मैं पढ़ाता भी था उन दिनों में, तो फिर उनको मैंने मैट्रिक करवाया और उसके बाद भी स्टडी फिर वो थोड़ी बहुत उन्होंने की। तो गोया वो अंडर मैट्रिक थी, तो वो माशाल्लाह से बाद में वो भी, अब वो मुझसे ज़्यादा पढ़ी हुई हैं क्योंकि उसके बेटे जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और मैं सारा क्रेडिट अपने बच्चों की तालीम का, जो बीकनॉस लेवल सिस्टम के तहत पढ़े, यानी उस लेवल के एजुकेशन सिस्टम में पढ़े, तो अब वो ऑक्सफोर्ड और वो जो सारी इंग्लिश हायर होती है, तो वो उस लेवल का, ये सारा क्रेडिट जो है ना मेरी मिसेज़ का है। हम तो रोज़ी रोटी में लगे थे, तो बच्चों की तालीम और तरबियत जो है ना, वो माशाल्लाह से मेरे, हम जॉइंट सिस्टम में रहते हैं तो सारे घर के बच्चे मेरे बच्चे ही हैं। लेकिन जो हकीकी मेरे बेटे हैं दानियाल साहब, वो MA उन्होंने किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद उन्होंने MBA किया और कुछ और भी डिग्री शिग्री की और अब PhD वो माशाल्लाह इंग्लैंड में करने जाएंगे। दूसरा जो है वो UET से मैकेनिकल इंजीनियर है माशाल्लाह, वो एक प्राइवेट कंपनी में बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और तीसरा जो है वो FSC करके कुछ फूड में करने के शुरू कर रहे हैं और चौथे ने भी FSC करके कुछ मेडिकल लाइन में जाने का इरादा रखते हैं। में एक वाक़या मिला कि बेटे ने कोई डिग्री मुकम्मल की तो आपने उन्हें अब्रॉड का भी विज़िट कराया। जी, जब दोनों बड़े बेटों ने यूनिवर्सिटी पास की, जब उन्होंने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो उनके विज़न के लिए, उनके ज़हन खोलने के लिए, तो दुबई में एक बहुत अच्छा इवेंट होता है, वो क्या कहते हैं उस, ग्लोबल विलेज एग्जीबिशन। तो उसमें 20-25 मालिक विद देयर बेस्ट प्रोडक्ट्स, विद देयर बेस्ट कल्चर एंड विद देयर बेस्ट ऑल ऑफ द बेस्ट थिंग्स, वहाँ पर वो एक मेला सा लगता है बड़ा इंटरनेशनल लेवल का, जिसमें बिज़नेस भी होता है, मालूमात भी होती है। तो इन बच्चों को मैं वहाँ लेकर गया और मिसेज़ को भी इनाम के तौर पर लेकर गया कि भाई तूने सारा कुछ किया है। तो वो वहाँ पर फिर मैंने इनको यूनिवर्सिटी पास करने का एक इनाम के तौर पर अल्लाह ने हमें मौका दिया, तो इनको इंटरनेशनल लेवल पे मैं वो एक एग्जीबिशन दिखाई, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे बंदे को पता चले कि आपके शोबे में काम कैसे होता है। सर, बिज़नेस करने में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, बड़ी सारी मुश्किलात देखी होंगी, तो कभी ऐसा लगा कि बिज़नेस से बेहतर जॉब है? देखिए, हमारे अगर आप दीन के हवाले से बात करें ना, बिज़नेस आसान काम नहीं है, ये फुल टाइम जॉब होती है। जॉब में आप 5 बजे सब कुछ फेंक के आ जाते हैं, चाहे आप ऑफिसर से झिड़कियाँ खा के आएँ, लेकिन बिज़नेस 24 आवर होता है। जब आप वो इजी होने के लिए, शावर लेने के लिए वॉशरूम में जाते तो उस वक्त भी आप कोई क्लिक कर रहा होता है कि मैंने फ़लाँ काम करना है। बिज़नेस मजबूत असाब के बंदे का काम है। और लेकिन मेरे जहन में ये सवार था, एक तो मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे बरादरान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैं उनको पाँव पे खड़ा करने के लिए, उनकी खिदमत के लिए मुझे अपनी जॉब छोड़ के तो मुझे कारोबार में मजबूरन आना पड़ा। फिर जब इसका इदराक हुआ कि इसमें फरावानी है और इसमें रिस्पेक्ट है और इसमें आपके लिए बहुत मतलब आगे मुस्तकबिल रोशन है, तो फिर मैं भी बिज़नेस का होके रह गया। हालांकि मेरा ज़हन ये था कि अभी ये मेरे भाई की दुकान बन जाए, मेरे भाई की शादी हो जाए या मेरे भाई का फ़लाँ हो जाए तो मैं वापस अपनी जॉब पे चला जाऊँगा, क्योंकि आई वाज अ गुड टीचर एट दैट टाइम इन इंग्लिश। तो मुझे वो बड़ा अच्छा था उस दौर में, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे मैं पढ़ाता था, तो लैंग्वेज टीचर था। लेकिन मतलब मैं बेहतर समझा कि इनके लिए जब आया तो फिर मुझे पता चला कि यार मुश्किल काम है, जॉब बेहतर थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये तो नबियों वलियों का काम है, और सहाबा कराम ने सारे बिजनेसमैन थे और सारे ताजर थे, और तजारत को इतनी बरकत हासिल है, इतनी बरकत हासिल है कि जितने काम अल्लाह ने, मैं अल्लाह पे छोड़ा कि यार अल्लाह ने मेरे लिए इंतखाब किया, शायद उसने मुझसे कोई बड़ा काम लेना है। तो ऐसे में अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, मैंने अपनी अम्मी हजूर के साथ 3 दफ़ा अल्लाह का घर देखा और मुझे ये सादत हासिल हुई कि मैंने अपनी माँ के कदम चूमे खाना काबा के नीचे बैठकर।
और ये शायद कारोबार की बरकत थी। और भी मेरे कई अजीज़ों कार और भी कई मेरे दोस्त जो लोग अफोर्डिंग नहीं थे उनको भी अल्लाह ने तौफीक दी। एक दफ़ा हम 30-35 बंदे चले गए, किसी के पास पैसे थे, किसी के पास नहीं थे, किसी ने बाद में दिए, किसी ने नहीं दिए। तो ऐसी सूरत में ऐसे मुझे तो मौका मिला और ये वो कारोबार की ही बरकत थी। तो मैं जब समझा कि इसमें ऐसा हो सकता है कि एक जॉब वाले बंदे से ज़्यादा कारोबारी बंदा डेयरिंग हो सकता है, तो वाई शुड नॉट डू। वो फिर मैं कारोबार के अल्लाह ने फैसला किया था, उसने मुझसे काम लेना था। तो बरादरान की शादियाँ, शीरगान की शादियाँ और फिर उनके बच्चों की आगे तालीम। फिर मैंने मिशन बनाया कि अब मेरे बच्चे पढ़ेंगे और हमारा तालीम हमारा फोकस है। प्रॉपर्टी या बिज़नेस हमारे पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह का नाम, लोग हमें करोड़पति समझते हैं। तो हम सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, पास कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि लोग हमें इज़्ज़तदार समझते हैं, अमानतों के काबिल समझते हैं, मशवरे करते हैं, बच्चों के नाम रखवाने भी आ जाते हैं और कई बच्चों को दम कराने भी आ जाते हैं और मज़े की बात है उनको आराम भी आ जाता है। ये मतलब रिज़्क़ हलाल की बरकत होती है कि जब आप रिज़्क़ हलाल कमाते, कमा तो आप खुद रहे हैं लेकिन लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम कमा के किसी को नहीं देते, खुद खाते हैं, लेकिन ये है कि लोग उसको ईमानदार समझते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो आज लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। हमारे बुज़ुर्गों की नेक नामी है हमारे रोज़गार के साथ मजदूरी करने की वजह से। ये सर कुल्फ़ी का मुजर कहा जाता है, ये कैसे शुरू हुआ कुल्फ़ी वाला मामला? कुल्फ़ी की जो है वो मेरे ज़हन में जो मुजद, शायद कुल्फ़ी तो खैर मुझसे पहले भी बन रही होगी, लेकिन मुजद मेरे ख़ानदान में मुजद कह सकते हैं कि जब हम एक सड़क के करीब वो एक स्टॉल लगा के खड़े होते थे वाले साहब और मैं तो उस दौर में ना ये छोटी सवारियाँ चलती थी, वैगने वगैरह, तो वो प्लेट में डाल के कोई रेसिपी जैसे दही भल्ले खा रहे इस तरह कुल्फ़ा बना के देते थे हम। तो मैं वाले साहब के पास खड़ा होता था तो वहाँ देखता कि यार ये जो वैगन में बंदा खड़ा है बैठा है उसका भी राल टपक रही है, वो भी खाना चाहता है, लेकिन वो डिस्पोजेबल का दौर नहीं था तो प्लेट चम्मच कहाँ ले जाएगा, वो खाना चाहता है लेकिन वो वैगन से उतर भी नहीं सकता बेचारा और हम उस तक पहुँचा भी नहीं सकते। तो हम लिमिटेड मौजूद है, हमारे पास 10 प्लेटें 10 काकों को एंटरटेन कर सकते हैं, 11वां जो है ना वेट करता है। तो मेरे ज़हन में ये तालीम की बरकत कह रहा हूँ कि विजन खुलता है ना बंदे का, तो मुझे ये ख्याल आया कि इसको इस तरह किया जाए कि वो वैगन वाला भी खाए। किस सन की बात है? चलता ये मेरा ख्याल है कि ये कोई सन कोई 85-80 की बात हो सकती है, 85-90 की बात हो सकती है, ये वो दौर की बात जब मैं इंटर में था। तो मेरे जहन में ये बात आई तो मैंने उसको उसी रेसिपी को उसी प्लेट वाली प्रोडक्ट को, कुछ लोग ये भी समझते थे कि ये भी उसने भी खाया अभी इसी प्लेट में मैं खाऊंगा, कुछ लोगों का ये भी रिजर्वेशंस होती है। तो ऐसी सूरत में हमने उसको कुल्फ़ी में मैंने शिफ्ट किया और मैंने कहा यार इसी रेसिपी को अगर डिस्पोजेबल कर दें तो वो स्टिक पकड़ा दें तो वो खाता भी जाएगा और उससे हमें हमारे काम को बूस्ट मिला। वो मेरा आइडिया क्लिक हुआ तो वो माशाल्लाह से फिर हमारा कह सकते हैं कि अपने ख़ानदान में मैं मौजूद हूँ। उससे पहले हमारे बुजुर्गवार ने कोशिशें की थी लेकिन वो चल नहीं पाया था। तो फिर अरसा बाद फिर मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि कुल्फ़ी का अपने ख़ानदान में मैं मौजूद हो गया। बेसिकली हम कुल्फ़ा बनाने वाले हैं, कुल्फ़ी मैंने ही शुरू की थी। और हौरी कुल्फ़ा की माशाल्लाह इस टाइम कितनी ब्रांचेज़ हैं? इस वक्त माशाल्लाह को 6 ब्रांचें तो हम खुद रन कर रहे हैं, तो को 5-6 हमारी फ्रेंचाइजीज़ हैं। तो अभी माशाल्लाह एक दोस्तों की लाइन लगी हुई है फ्रेंचाइज लेने वालों की, लेकिन हम बहुत रिज़र्व देते हैं ताकि हम अपनी क्वालिटी बरकरार रख सकें और हम उस जो लोगों का ट्रस्ट है उसको हम कायम रख सकें। और ब्रांचेज़ के हवाले से हमारी जो एक पब्लिक को नहीं पता होता उसका, यानी पब्लिक तो ब्रांचेज़ को जानती है, हमारा बेसिकली केटरिंग वालों से और पीसी वारी और बड़े होटल्स के साथ जो उनका बुफे रेस्टोरेंट्स हैं और उनके जो इवेंट्स होते हैं उसमें आप बल्क में जो आइसक्रीम कुल्फ़ा खाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली लाहौरी कुल्फ़ा होता है। माशाल्लाह। सर आगे फ्यूचर कहाँ तक इसको लेके जाना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने एक मिशन के तहत अपने बच्चों को तालीम दिलाई है और ये मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी पब्लिक है, हमारे जो लोग हैं, उनको नीट एंड क्लीन और नफीस और पाकीज़ा जो अल्लाह की नेमत है दूध, उससे बनने वाली प्रोडक्ट हर घर में वो पाकीज़ा और हलाल चीज़ पहुँचे। ये हमारा मिशन है कि दूध बुनियादी चीज़ है, हमारा बेस है दूध। हम इसको बहुत अच्छी डेयरी डेवलप करना चाहते हैं जिसमें दूध से बनने वाली तमाम ऑल काइंड ऑफ जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो हम बना के, तो हर घर में जो भी हमारा ट्रस्ट का लेवल ये हो कि ये पाकीज़ा भी है, हलाल भी है और जायज़ भी है। तो दूध के हवाले से बनने वाली हर चीज़ जो है हम बना के हर घर में भेजना चाहते हैं। ये हमारा अगला फ्यूचर प्लान है और इंशाल्लाह मेरे बच्चे ये करेंगे सब। तो जिसमें ये ज़ैफ़ा साहब हैं, दानियाल साहब हैं, दाऊद साहब हैं, मेरे भाई हैं, तो ये सारे करेंगे हम इंशाल्लाह। सर अभी भी आज एक रेडी नीचे खड़ी हुई है, रेडी को हटाया नहीं। हाँ जी।
उसकी वजह? सर वो रेडी मेरी इबादत है, मेरा इश्क है। मैं उसको मस्जिद के बाद सबसे पकीज़ा और मोहतरम एहतराम वाली चीज़, जिससे मैंने पकीज़ा रिज़्क़ कमाकर अपने बच्चों को खिलाया, अपनी वालदा की खिदमत की। असल में वो रेडी वो मेरी बचपन की वो खूबसूरत याद है कि जब मैं बच्चा था, गालबन छठी जमात का तालिब इल्म था, जब से मैं अपने वालिद साहब की उस रेडी पे जाके तो उनको खाना दे के आता था, या उनके साथ वो छोटी मोटी खिदमत करता था जो मैं कर सकता था। फिर उसको मैंने संभाला। जब अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं दुकान बना लूँ, या ये अल्लाह ने प्लाज़ा बना दिया, लाहौरी फूड प्लाज़ा अब फेमस एक जगह है, तो वो रेडी को मैंने वो असासे कंपनी के तहत जो लोग करते हैं उसको ना छुपाया है, ना मैंने उसको हिडन किया है। मैंने उसको अपनी दुकान के फ्रंट पे रखा है कि मैं रेडी वाले का बेटा हूँ, और मुझे इस पर फ़ख्र है कि मेरे वालिद ने मुझे रिज़्क़ हलाल कमा के खिलाया, और मैंने अपने बच्चों को भी रिज़्क़ हलाल कमा कर। और आज भी हम खड़े होते हैं, मेरे बेटे पढ़े लिखे तालीम याफ्ता हैं, वो उस रेडी पे खड़े होना फ़ख्र समझते हैं, और मैं वहाँ से रेडी पे उनको देखना चाहता हूँ। और वो इस चम्मच आपके हाथ में देख रहे हैं, इस चम्मच की तरह ये चम्मच सर उसी रेडी का एक हिस्सा है कि ये वो पुर्जा है, जिससे वो स्टेनलेस स्टील का बाउल होता है, जिसमें से यूँ निकाल के टांके लगे, तो ये टूट जाता था। मेरे वाले साहब कहते थे यार इसको टांका लगवा लो, मैं कहता था जी नया ले लें, वो कहते यार महंगा आता है। तो माली हालात उस वक्त नहीं थे, पैसे की फरामानी नहीं थी, तो हम बार इसको टांका, मैं कहते थे यार ये गुम हो जाए, तो मैं नया पापा जी ले आए, अबू जी। तो वो खैर उस वक्त नहीं हालात थे, लेकिन वो आज वो मेरे लिए सबसे कीमती असासा है। अगर ये इसको कोई मुझे करोड़ों रुपए भी ऑफ़र करे तो शायद मैं ये ना दूँ। ये मेरे वालिद साहब की निशानी, इसमें मेरे वालिद साहब की खुशबू शामिल है, और आज मैं उस पर फ़ख्र करता हूँ कि वो रेडी को देखता हूँ तो कभी मैं अपनी यूँ दुकान को देखता हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह मुझे यहाँ से तूने यहाँ पहुँचा दिया, जिसमें एक टेडी पैसा भी हराम का नहीं है। हमने किसी का हक़ नहीं खाया, हमने कोई अनफेयर मीन नहीं किया, कोई बिजली चोरी नहीं की, कोई किसी चीज़ के। अल्लाह के देनदार ज़रूर हैं, हम अपने कस्टमर्स के देनदार नहीं हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। नाज़रीन मौजूद थे राना आज़िज़ साहब के पास, बातों का सिलसिला तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इनकी एक एक बात बहुत अहमियत रखती है, कैसे साइकिल से सफ़र शुरू हुआ और माशाल्लाह बिज़नेस ब्रांचेस तक चला गया। अगर आप समझते हैं कि आज की वीडियो वाकई में अच्छी है तो इसे लाजमी शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगले आने वाली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा, तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं राना आज़िज़ साहब के बेटे, और इनकी ज़ुबानी इनके वालिद साहब की कुछ बातें ये खुद आपको बयान करेंगे। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी ज़रा बताइएगा वालिद साहब के बारे में कि कैसी शख्सियत है उनकी? वालिद साहब एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, और उनके बारे में मैं कुछ भी बयान करूं तो वो बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतना शफीक आदमी, इतना खूबसूरत आदमी, इतना खूबसूरत बाप, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी मैंने अपनी ज़िंदगी में लाइफ में अभी तक नहीं देखी। यारों का यार, दोस्त का दोस्त, मोहब्बत पेश करने वाला, कदरदान, शायर के साथ शायर, डॉक्टर के साथ डॉक्टर बन जाते हैं, और बेटे के साथ बेटा बन जाते हैं। और इतनी इनके अंदर रंग हैं और कि वो बिखेर देते हैं हर तरफ, और इतना उनके साथ मज़ा आता है कि आप कोई भी बात करें, हर नॉलेज, हर बात हिकमत और नसीहत से कम नहीं है, और एक पूरी ज़िंदगी का निचोड़ पेश कर देते हैं। आप उनके साथ ज़र्रे के ऊपर बात शुरू कर दें, उसकी तह तक चले जाएँ, और एक पहाड़ के बारे में बात शुरू कर दें, पहाड़ को भी एक सुई के नक्के से गुजार के तो उसको बयान कर देंगे, और ख़ूबसूरती के साथ बयान कर देंगे। और इतना किसी भी मामलात में इनके साथ चलें तो ये आपके साथ शाना बशाना खड़े होके तो आपके साथ शफ़क़त का हाथ फरमा के तो खड़े हो जाते हैं। कोई फ़नी वाक़या बताइएगा जो आपके साथ इनका पेश आया। वैसे तो जिस तरह से आप बता रहे हैं तो सारे मामला ही बड़े इंटरटेनिंग होंगे। इनके साथ आप कोई फ़नी टॉपिक के ऊपर बात कर लें, लतीफ़ों का एक सिलसिला शुरू कर लें, तो वो सिलसिला लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो आगे से फेंकेंगे, वो आगे से हम कोई जुगत सुना देंगे, कोई वो जुगत सुना देंगे, और वो एक ऐसा सिलसिला चल पड़ता है कि सारा दिन उसी के अंदर ही गुजर जाता है, और हम उसको चीज़ों को, लफ्ज़ को, और एक नई से नई चीज़ जो है वो ईजाद होना शुरू हो जाती है उनके मुंह से, और वो हम उसको भी एक सिलसिले के साथ एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या आपकी? मैंने इससे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, मैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और उनका पहला मोटो ही ये रहा कि मैं जो कुछ मर्ज़ी करूँ, आप लोगों ने भरपूर पढ़ाई के अंदर
फर्स्ट फ्रंट लाइन एजुकेशन के साथ आप लोगों ने आगे चलना है। और इंजीनियरिंग के बाद मैंने फिर UET लाहौर से MBA किया और कुछ टेक्निकल कोर्सेज़ भी किए, मोटिवेशनल कोर्सेज़ किए, और मैं अभी भी पढ़ भी रहा हूँ। PhD के लिए आगे मैंने अप्लाई किया हुआ है। वो जो बात बताएगा कि वाला साहब कहते हैं कि जो मर्ज़ी पढ़ लो, करना क्या है। हाँ वो बहुत खूबसूरत बात है। तो वो अक्सर वाला साहब फरमाते हैं कि जो कुछ मर्ज़ी बन जाओ, बेचनी है तुसी कुल्फ़ियाँ ही नहीं। तो हम भी उनके पीछे लब्बैक कहते हैं कि भाई हम जो कुछ मर्ज़ी कर जाएं, हम बेचेंगे कुल्फ़ियाँ। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हम लोग पढ़ी लिखी कुल्फ़ियाँ बेचते हैं। लाहौरी कुल्फ़ा की शुरुआत क्या थी? लाहौरी कुल्फ़ा की शुरुआत अनथक मेहनत और बहुत ज़्यादा सब्र और दिल से मुखलिस रहे, खालिस रहे। और इसी के साथ साथ इन्होंने अपने काम को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी, इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, इसको परवान चढ़ा दिए और इसको आसमानों की बुलंदियों तक ले गए। वो बात बताएगा जो आप कह रहे थे कि कुल्फ़ी के मुअज्जद हैं। हाँ, इन्होंने एक मरतबा फ़ील किया कि पुराने ज़माने में वैगनें चला करती थी, तो इन्होंने आई थिंक 1985-86 की बात होगी। तो इन्होंने फ़ील किया कि कस्टमर हमारा कुल्फ़ा या वो चीज़ खाना चाहता है, तो वो उसमें कोई इतना इस तरह के ज़राए नहीं थे कि उसको वो चीज़ पहुंचाई जा सके, क्योंकि टाइम लिमिट शॉर्ट होता। तो फिर उन्होंने एक ये आइडिया सोचा कि हम इसको एक ऐसी शेप के अंदर लेकर आएँ कि ये चीज़ बआसानी उस गाहक तक चली जाए और हम भी उसके लिए कुछ आसानी पैदा कर दें। तो फिर इस तरह इन्होंने कुल्फ़ी को एक तीले और उसके साथ कम्बिनेशन के साथ कुल्फ़ी के डिज़ाइन के साथ। कब की बात है? किस सन की बात? ये मेरे ख्याल से कोई 88 की बात होगी, 1988 की बात होगी। जी दानिश भाई बहुत शुक्रिया।